नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 में, जिसमें हम डिस्कस करते हैं उन क्वेश्चंस को जो कि बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं आने वाले अपकमिंग बीपीएससी एईडीओ एग्जाम में। चाहे वो प्रश्न जीके का हो, जीएस का हो, मैथ्स का हो या रीजनिंग का हो, हर प्रैक्टिस सेट में हम लोग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। एग्जाम डेट आ चुकी है, ऐसे में ये सेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को प्रश्न संख्या 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन द स्क्रीन, जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो ये जो जोजिला टनल है ये कहाँ स्थित है? हम सभी जानते हैं जोजिला एक दर्रा भी है और ये स्थित है जम्मू और कश्मीर में, जो कि हमारी केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन एंड टेरिटरी है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ जोजिला दर्रा की, तो ये जो जोजिला दर्रा है ये कनेक्ट करता है लद्दाख को कश्मीर से। ठीक है, ये किसको किससे जोड़ता है? आप कहेंगे लद्दाख को कश्मीर से ये कनेक्ट करता है जोजिला दर्रा। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ कि पहला जो है वो कौन सा जो है वो राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये जो है वो उत्तराखंड में है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और जिसका नाम है जिम कॉर्बेट। तो ये तो हो गई। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय उद्यान से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द स्क्रीन, इनमें से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? तो ये भी क्वेश्चन अगेन यूनियन टेरिटरी से पूछा गया है। ऑप्शंस को देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ये जो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है? आप कहेंगे जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो मैक्सिमम अगर बोला जाए तो किस में होगा? मध्य प्रदेश में होगा। इसके अलावा अगर मैं इसकी बात करती हूँ कि ये जो पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पे है, तो ये तेलंगाना में है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे बाल पक्रम की, तो ये जो बाल पक्रम है ये कहाँ पे है? आप कहेंगे मेघालय में है। और ये जो जल्दापाड़ा है, ठीक है, ये जल्दापाड़ा कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, वर्षा ऋतु के दौरान यानी कि रेनी सीजन के दौरान जब पौधों के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना में अधिक वर्षा होती है तो इसको हम लोग किस रूप में संदर्भित करते हैं? ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, आर्द्र भूमि कृषि इसको हम लोग कहते हैं। जब ज़रूरत से ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो उसको हम लोग आर्द्र भूमि कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका इसका सही जवाब है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे। कम टाइम में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन हम डिलीवर करेंगे, यही इस वीडियो का मोटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे अपने साथ। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो बॉक्साइट है, हम सभी जानते हैं ये जो बॉक्साइट है ये एल्यूमिनियम का जो है एक अयस्क है। ठीक है, एल्यूमिनियम का क्या है? ये एक अयस्क है। तो ये जो है बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ पे उत्पादन होता है? तो आप कहेंगे बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उड़ीसा राज्य के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ विश्व में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ पे होता है, तो हम कहेंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर होता है। ठीक है, चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे। 5, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये जो खिलाफत मूवमेंट है इसको लीड किया था अली ब्रदर्स ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, जिसमें हम लोग 2 लोगों का नाम जानते हैं। एक है हमारे मोहम्मद अली, ठीक है, और दूसरे हैं शौकत अली। तो ये मोहम्मद प्लस में शौकत, ये अली ब्रदर्स के नाम से जो है वो फेमस है। इन्हीं ने जो है वो खिलाफत आंदोलन को नेतृत्व में लाए थे। 1919 में ये घटना हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथी और नरमपंथी यानी कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेस्ट के बीच विभाजन किया गया था? यानी कि पूछा गया है कि कौन से सत्र में आईएनसी 2 हिस्सों में बट गई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बंटवारा हो गया था। तो 1907 का साल था। हम सभी जानते हैं सूरत इसका जो है वो अड्डा था, यानी कि सूरत इसका सही जवाब है। इसके अलावा इसका जो विभाजन का जो तत्कालीन कारण है वो अध्यक्ष पद को ही लेके हुआ था। रास बिहारी बोस जो है इस पद के इस साल में अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि ये लोग यूनाइट कब हुए, यानी कि फिर आईएनसी एक साथ कब आई, तो 1916 में लखनऊ में जो आईएनसी का सेशन हुआ था। ठीक है, इसमें जो है ये लोग साथ में आ गए और लखनऊ में अध्यक्षता किसने की थी, तो आप कहेंगे अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 स्क्रीन पे आ चुका है।
27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने ये कहा था कि मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए यानी कि माइनॉरिटीज के लिए आत्मघाती होंगे, ऐसा किसने कहा था? ऑप्शंस को देखेंगे तो ये कहने वाले कौन थे? हम कहेंगे गोविंद बल्लभ पंत थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो सही जवाब है इसका लॉर्ड रिपन। और ये जो लॉर्ड रिपन के अगर मैं कार्यकाल की बात करूं तो 1880 से लेकर 84 तक ये जो भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय जो सरकारी निकाय है ये 1882 में इसकी शुरुआत हुई थी स्थानीय स्वशासन की। इसके अलावा इसी साल जो है वो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी आया था। और एक और जानकारी मैं आपको बता दूं कि इन्हीं के कार्यकाल से नियमित रूप से जो जनगणना है वो होने लगी थी 1881 से। ठीक है, तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 के प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी? ठीक है, हम सब जानते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 को हुई थी। एक तरफ था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, एक तरफ था रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से, और दूसरी तरफ से जो था वो कौन था? सिराजुद्दौला था, जो कि बंगाल का शासक था उस टाइम में, सिराजुद्दौला। ठीक है, तो इन दोनों में जो है वो युद्ध हुआ था, और युद्ध में कौन जीता था? रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी, सिराजुद्दौला की हार हुई थी। 23 जून 1757 बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। और इसके बाद हुआ क्या था ये हमसे पूछा गया है। तो इसके बाद क्या हुआ था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत FW स्टीवेंस ने डिज़ाइन किया है? तो ये एक डिज़ाइनर हैं जिन्होंने कौन सी इमारत जो है वो डिज़ाइन किया है, ये हमसे पूछा गया है। तो इन्होंने जो डिज़ाइन किया है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। इसके अलावा आपने भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली, उसमें आपने इंडिया गेट देखा होगा, ठीक है, राष्ट्रपति भवन देखा होगा। तो ये भी जो है वो दोनों बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं, राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट। और इसका जो डिज़ाइनर है उसको आपका नाम याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, लुटियंस ने इसको डिज़ाइन किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 अपने स्क्रीन पे। भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 1979 तक कौन रहे थे? ठीक है, हम सभी जानते हैं वाइस प्राइम मिनिस्टर का जो कॉन्सेप्ट था, वाइस PM का जो कॉन्सेप्ट था वो कुछ ही सालों में ख़त्म हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कौन थे, तो ऑप्शंस को देखेंगे। जगजीवन राम इसका सही उत्तर है। और टोटल जो है वो 7 उप प्रधानमंत्री भारत के अंदर बने थे। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बात करते हैं पहले उप प्रधानमंत्री की, तो जो हमारे पहले उप प्रधानमंत्री थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद जो दूसरे नंबर के जो उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे उनका नाम था मोरारजी देसाई। ठीक है, उनका नाम था मोरारजी देसाई। तो ये इससे संबंधित जो है वो सही जवाब है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे JB कृपलानी की, तो जब INC जो है वो INC जब स्वतंत्र हुआ था हमारा भारत, ठीक है, स्वतंत्रता के समय जो INC के जो अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी थे। ठीक है, तो चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे। भारत और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में, जिसके अंदर हमारा मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी ये क्षेत्र आते हैं बेसिकली, इसमें कौन सा भारतीय कला का रूप प्रचलन है? तो हम सभी जानते हैं, नाम ही आ गया इसमें, मधुबनी पेंटिंग, जिसको हम लोग मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं, ये मिथिला क्षेत्र में जो है वो प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे अदर की, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो तंजोर आर्ट है ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। टी से तंजोर और टी से तमिलनाडु। इसके अलावा अगर मैं आगे की बात करती हूँ तो ये जो पटचित्र है, ठीक है, ये पटचित्र कहाँ फेमस है? आप कहेंगे उड़ीसा राज्य के अंदर फेमस है, और उड़ीसा के साथ साथ कुछ हिस्से पश्चिम बंगाल का भी। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे काल में जुधू की बात करूँ तो कैसे काल और कैसे केरल, यानी कि हमने इसके साथ सभी जो इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स हैं उसको भी डिस्कस कर लिया।
चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग्जाम नज़दीक आ रहा है, ऐसे में आपको प्रैक्टिस सेट ज़रूर से लगाने चाहिए, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा और जो एक्चुअल एग्ज़ाम है उसमें आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो आप सही कर पाएंगे, इसका भी आपको एक रफ एंड टफ आइडिया लग जाएगा और आपके लिए बेहतरीन बेहतर साबित होगा अपने एग्ज़ाम को, परीक्षा में बैठने को आपको जो है वो एबल करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अब अगर मैं बात करती हूँ राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की, तो ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है ये गंगा और हुगली से बना है। ठीक है, गंगा और हुगली जो कि पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में बहती है, इन दोनों पे है। और ये किसको कनेक्ट करता है, तो आप कहेंगे इलाहाबाद और हल्दिया को। ठीक है, ये कनेक्ट करता है इलाहाबाद से हल्दिया को, तो ये हमारा इसका सही उत्तर है। बाकी चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 अपने स्क्रीन पे है कि 6 सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित हैं? ठीक है, अच्छा सवाल है ये भी काफी। 6 सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट किस महाद्वीप में स्थित है? हम सभी जानते हैं एशिया महाद्वीप की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अच्छा, ये जो है इसमें अगर मैं बात करूँ वो 6 देश कौन कौन से हैं, तो सबसे नंबर 1 पे हम लोग अपने भारत देश को लिखेंगे, इंडिया। उसके बाद हमारा हमारा पड़ोसी देश चाइना। चाइना के बाद हम लोग लिखेंगे, अच्छा अगर ये पूछा जाए कि विश्व में, ठीक है, हम लोग यहाँ पे एशिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग पूछे जाएं कि विश्व में 6 सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश कहाँ पे हैं, तो तीसरे नंबर पे आपका यूएसए आता है। यूएसए के बाद इंडोनेशिया आता है, जो कि फिर से हमारा जो है वो एशिया महाद्वीप के अंदर है। उसके बाद ब्राज़ील आएगा, ये ब्राज़ील जो है वो साउथ अमेरिका के अंदर आता है। उसके बाद पड़ोसी देश पाकिस्तान है और पाकिस्तान के बाद जो है वो बांग्लादेश है। तो ये जो है वो मोस्ट पॉपुलस स्टेट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आगे की, तो इसमें रशिया का नाम भी आ जाता है। ठीक है, रूस का भी नाम आपको नहीं भूलना है। तो ये जो है हमारे 7-8 सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश हैं। फिलहाल अगर मैं बात करती हूँ एशिया की, तो विश्व की 60% जनसंख्या केवल और केवल एशिया महाद्वीप में रहती है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का काम नहीं है? ऑप्शंस को देखेंगे। करेंसी जारी करता है, बिल्कुल ठीक बात है। यह सरकार की बैंकिंग आवश्यकताओं का प्रबंधन करता है, ये भी बात ठीक है। वाणिज्यिक बैंकों की आरक्षित नकदी का अभिरक्षक है, ये बात भी ठीक है। यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है। प्रतिभूति बाजार यानी कि शेयर मार्केट। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि ये आरबीआई का काम नहीं है और यही इसका सही उत्तर है। तो इसको रेगुलेट कौन करता है? आप कहेंगे सेबी करता है। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो 12 अप्रैल 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। और अगर मैं इसके अध्यक्ष की बात करूं, इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं तुहिन कांत पांडे जी। ठीक है, तो तुहिन कांत पांडे इसके अध्यक्ष हैं। और चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, अच्छा सवाल है, आपने इस तरीके के सवाल नहीं देखे होंगे अब तक। तो आपने वेद से क्वेश्चन देखा होगा, लेकिन ये उपवेद से क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है कि जो ये धनुर्वेद है ये यजुर्वेद का उपवेद है। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछे कि यजुर्वेद का उपवेद क्या है, तो आप कहेंगे धनुर्वेद। ठीक है, अब इसका संबंध किस चीज से है ये आपसे जो है वो पूछा गया है। तो धनुर्विद्या नाम से पता चल गया, इसका संबंध किससे है? युद्ध कौशल से। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे एक एक करके सबको डिस्कस करूं, तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे ऋग्वेद की। ठीक है, आपसे पूछूं कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आपका क्या होने वाला है? तो आप कहेंगे आयुर्वेद होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है? आप कहेंगे आयुर्वेद होने वाला है। ठीक है, और आपसे ये पूछा जाए कि आयुर्वेद के जनक कौन है, तो आप कहेंगे ब्रह्मा जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखेंगे। अच्छा, इसी को और हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सामवेद सामवेद का क्या है हमारा उपवेद, तो सामवेद का जो उपवेद है, सामवेद का यहाँ लिख लेते हैं, सामवेद का जो उपवेद है उसको हम लोग कहते हैं गंधर्व वेद। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि गंधर्व वेद के रचयिता कौन है, तो नारद मुनि का आपको नाम याद रखना है।
ठीक है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि शिल्प वेद के रचयिता कौन, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि धनुर्वेद के कौन है, तो इस धनुर्वेद के उपवेद, धनुर्वेद का जो है इसके रचयिता कौन है, तो आपको बोलना है विश्वामित्र हैं। ठीक है, विश्वामित्र हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि आर्थव वेद जो है, आर्थव वेद, उसके आर्थव वेद का उपवेद क्या है, तो आर्थव वेद का जो उपवेद है उसको हम लोग कहते हैं शिल्प वेद। और शिल्प वेद के रचयिता हम लोग जानते हैं कि शिल्प वेद के रचयिता हम लोग किसको कहते हैं, विश्वकर्मा को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऋग्वेद डिस्कस कर लिया, इसके अलावा हमने सामवेद डिस्कस कर लिया, यजुर्वेद डिस्कस कर लिया और आर्थव वेद भी डिस्कस कर लिया। चारों वेद हमारे यहीं पे कंप्लीट होते हैं और सबसे पुराना जो वेद है हम सभी जानते हैं वो क्या है, ऋग्वेद है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। समुच्च जोताई क्या है, ये हमसे पूछा गया है कि समुच्च जोताई क्या है। देखेंगे हम लोग ऑप्शंस को ध्यान से। समुच्च रेखाओं के ढाल के साथ ढालू भूमि पर जोताई। ठीक है, यही इसका सही जवाब है 17th का ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के निम्नलिखित में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया, तो हम सभी जानते हैं आईवीसी में अगर सबसे पहला प्लेस कोई खोजा गया वो हड़प्पा है। 1921 में इसकी जो है वो खोज हुई थी, दयाराम साहनी ने इसको जो है वो खोज किया था। ठीक है, तो इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे मोहनजोदाड़ो की, तो इसको डिस्कवर किया गया था 1922 में। रखल दास बनर्जी का आपको नाम याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे लोथल की, ठीक है, तो ये जो लोथल है ये कहाँ पे स्थित है, गुजरात में है। मोहनजोदारो और हड़प्पा आज के पाकिस्तान में स्थित है और लोथल को डिस्कवर किया था RN राव ने। ठीक है, कालीबंगा की बात करूँ तो ये राजस्थान में है और आनंदमल ने, अमलामंद ने, ठीक है, अमलामंद ने जो है वो इसको डिस्कवर किया था। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ बनमाली की, तो ये जो बनमाली है इसको डिस्कवर किया था RS बिष्ट ने। तो ये सभी इंपॉर्टेंट जगह हैं और ये इसको किसने डिस्कवर किया था उसका भी नाम हमने देख लिया। तो हमने एक साथ कई सारे क्वेश्चन जो है वो हमने यहाँ पे जानने की कोशिश की, ताकि इस बार आपसे अगर हड़प्पा पूछे, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे मोहनजोदाड़ो पूछ ले, तो सभी चीज़ें आपको जो है वो याद होनी चाहिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th ऑन द स्क्रीन। हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज है, तो ये जो हार्ड डिस्क है ये किस प्रकार की स्टोरेज है, तो हम सभी जानते हैं ये द्वितीयक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब है। इसको हम लोग अस्थाई स्टोरेज भी के नाम से भी जानते हैं, परमानेंट स्टोरेज के नाम से जानते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से किस आर्टिकल में राज्यों के विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किया गया है। हम सभी जानते हैं कि विधान परिषद हाल ही में अभी फिलहाल में कितने हैं भारत के अंदर, आप कहेंगे 6 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि वो 6 कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद का गठन हुआ है। तो पहला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद अगर मैं बात करती हूँ तो वो है यूपी। यूपी के बाद है बिहार। बिहार के बाद है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक के अलावा और कौन सा है, तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश। ठीक है, और आंध्र प्रदेश से ही एक नया राज्य अलग हुआ है जिसको हम लोग तेलंगाना के नाम से जानते हैं। तो कितने स्टेट हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, ये वो 6 स्टेट है जहाँ पे विधान परिषद का गठन किया गया है। और अगर मैं इसके आर्टिकल की बात करूँ, अनुच्छेद की बात करूँ, तो अनुच्छेद 169 जो है वो राज्य में विधान परिषद के गठन के लिए इसका प्रावधान है। ठीक है, चलते हैं अगले। अच्छा, एक और यहाँ पे महत्वपूर्ण सवाल, 1935 के एक्ट के द्वारा ये 6 स्टेट में जो है वो विधान परिषद की स्थापना हुई थी। चलेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 अपने स्क्रीन पे। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा होता है, इसका जो सही जवाब है, अध्यक्ष का चुनाव होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगर मैं लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की बात करूं, ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद की बात करूं, तो इसकी चर्चा की गई है आर्टिकल नंबर 93 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस को देखेंगे।
तूतीकरण, कांडला, पारादीप या फिर हल्दिया। ठीक है, हल्दिया हमारा पश्चिम बंगाल में है। कांडला कहाँ है? आप कहेंगे गुजरात में है। ये पश्चिमी तट पे है और यही जो है वो इसका सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। लक्षद्वीप जो कि हमारा क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, लक्षद्वीप की यूनियन टेरिटरी भी है और ये हमारा द्वीप समूह भी है, दोनों है। हमारे भारत में दो द्वीप समूह हैं, पहला अंडमान और निकोबार जो कि बंगाल की खाड़ी में है और दूसरा अरब सागर में लक्षद्वीप है। तो इस लक्षद्वीप के जो अधिकांश लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो लक्षद्वीप के जो लोग हैं, हम सभी जानते हैं कि इसमें छोटे छोटे 36 द्वीप हैं। ठीक है, और इस लक्षद्वीप को हम लोग कोरल द्वीप के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है? मलयालम बोली जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगर मैं इसके राजधानी की बात करूँ लक्षद्वीप की, तो वो कवरत्ती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कोंकणी बोला गया है, तो कोंकणी कहाँ बोली जाती है? आप कहेंगे गोवा में बोली जाती है। अगर कन्नड़ की बात करूँ तो ये कर्नाटका में बोली जाती है। ठीक है, और मराठा हम लोग मराठी जानते हैं कहाँ बोला जाता है? आप कहेंगे महाराष्ट्र राज्य के अंदर बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 ऑन द स्क्रीन। ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां ब्रिटिश राजतंत्र को किस वर्ष स्थानांतरित की गई? काफी अच्छा सवाल है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम सभी जानते हैं ये जो पावर है ये ट्रांसफर किया गया इस 1857 का जो युद्ध हुआ था उससे ठीक एक साल बाद, यानी कि 1858 में। और इस टाइम क्या हुआ था, भारत के अंदर जो पद चल रहा था गवर्नर जनरल का, अब इस गवर्नर जनरल के पद को हटा के वायसराय आ गया। ठीक है, यानी कि दोनों का काम सेम ही था, बस नाम में बदलाव। जैसे हमारे योगी जी नाम चेंज कर रहे हैं, वैसे ही गवर्नर जनरल का जो नाम है वो क्या हो गया था, वायसराय हो गया था। ठीक है, पहले हम लोग किस नाम से जानते थे? बंगाल के गवर्नर। फिर हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से जानने लग गए। फिर इंडिया के गवर्नर जनरल के नाम से जानने लग गए। उसके बाद वायसराय के नाम से जानने लग गए। तो धीरे धीरे ये नाम में क्या हुआ, बदलाव हुआ। ठीक है, काम सबका एक ही था। चलेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 ऑन द स्क्रीन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसके तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? आपसे अगर कोई ये पूछ दे कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, आप कहेंगे कुछ नहीं है। क्या है? हिंदी राजभाषा है। और किस अनुच्छेद के अंदर ये राजभाषा दी गई है? आप कहेंगे आर्टिकल नंबर 343, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 ऑन द स्क्रीन। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है? कौन इस अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं होता है? तो ऑप्शंस को देखेंगे। राज्यों के मुख्यमंत्री, यही सही जवाब है। इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है। और इसकी जो पद है, मुख्यमंत्री पद की जो चर्चा है, ये आर्टिकल 164 में किया गया है, ये भी ध्यान रखना है। तो नियुक्ति होती किसके द्वारा है? आप कहेंगे राज्यपाल के। जो भी बहुमत दल का जो भी नेता होता है वो जो है वहां पे इलेक्ट होता है, लेकिन नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, चलेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1929 में 1929 में दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में दो लोगों ने बम फेंके थे। उन दो के क्या नाम थे, ये आपको याद रखना है। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, बीबी। ठीक है, ये ट्रिक है उसको याद करने का। और बी से भगत सिंह, बी से बटुकेश्वर दत्त, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, और बम कब फेंका गया था? तो 8 अप्रैल का दिन था। ठीक है, आज ही की तारीख थी। देखिए कितना कोइंसिडेंटली क्वेश्चन आया है और इसी के साथ हमने इस दिन को ऐसे याद कर लिया है कि भाई आज की तारीख थी लेकिन साल 1929 का था। यही तो खूबसूरती है इतिहास की कि हम लोग कैसे पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 ऑन द स्क्रीन। दुनिया का पहला आधिकारिक एयरमेल फरवरी 1911 में कहाँ से भेजा गया था? ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस को देखेंगे ध्यान से। तो ये इलाहाबाद से नैनी की ओर भेजा गया था। और अगर आपसे पूछा जाए किसको भेजा गया था, तो ये मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, दोनों ने मिलके किसको भेजा था? आप कहेंगे जॉर्ज
जॉर्ज पंचम को भेजा था। ठीक है, जॉर्ज पंचम को जो है वो भेजा गया था। मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू दोनों ने मिलके ये दुनिया का पहला आधिकारिक एयरमेल था जो कि 1911 में भेजा गया था। ठीक है, चलेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 ऑन द स्क्रीन। भारतीय दंड संहिता जिसके तहत भारत में सजा दी जाती है, यानी कि आईपीसी की धारा, ठीक है, जो 1860 में अधिनियमित हुई थी, का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, ये हमसे पूछा गया है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की थी, आप कहेंगे मैकाले ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए मैकाले के बारे में, तो इनको हम लोग अंग्रेजी शिक्षा के जनक के नाम से भी इनको हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने आईपीसी की भी अध्यक्षता की थी। ठीक है, कर्जन हम लोग जानते हैं बंगाल के बंटवारे के लिए 1905 का साल था जिसके लिए फेमस थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन 30 नंबर का। ठीक है, रीजनिंग का सवाल है, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बोला गया है सभी चावल गेहूं है। ठीक है, तो सभी चावल है तो इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। सभी चावल गेहूं है तो गेहूं को हमने वीट यानी कि डब्ल्यू से डिनोट किया। कुछ गेहूं दाल है, अब कुछ गेहूं ऐसे हैं जो कि दाल है यानी कि पल्सेस है, इसको हम लोग डी से डिनोट कर देते हैं। अब बोला गया है कोई भी दाल सब्जी नहीं है, तो कोई भी दाल जो है वो सब्जी ऐसे हमने डिनोट कर दिया नहीं है। ठीक है, अब निष्कर्ष पे देखते हैं। कुछ सब्जियां चावल हैं। ठीक है, तो सब्जी सब्जी कहाँ है, ये रहा, और चावल का मतलब राइस, तो इन दोनों में तो कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है। कुछ दालें चावल हैं तो ये हमारा दाल है, और ये वाला हमारा राइस है, तो इन दोनों में भी कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा, ये भी गलत है। कुछ सब्जियां गेहूं हैं तो सब्जी ये रही और गेहूं तो ये रहा, इनमें तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो कौन सा आंसर हमारा सही होगा, निष्कर्ष कोई भी अनुसरण नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। चलेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे गणित का सवाल है। बहुत देर के बाद गणित का सवाल आया है, चलिए सॉल्व करने की इसको हम लोग कोशिश करते हैं। बोला गया है 6 सही 1/2 यानी कि 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2 गुणा करेंगे। 2 सही 4/5 यानी कि यहाँ पे 5 दूनी 10 प्लस 4 14/5। ठीक है, इसको हमने भाग किया है किससे, आप कहेंगे x से, और ऐसा करने पे 7/10 आ रहा है, तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये बहुत आसान सवाल है। हम लोग क्या करेंगे इसको, ये देखिए 13/2 है। ठीक है, गुणा करेंगे 14/5 से, यहाँ डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे और 1/x कर देंगे। ठीक है, पलट देंगे, इक्वल्स टू में 7/10। अब देखिए 5 दूनी 10 से ये वाला 10 हमारा कट गया, इधर 7 के पहाड़े से 2 बार में 14 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इधर चला गया और x का मान 13 गुणा 2 यानी कि 26, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलेंगे अगले सवाल की ओर। निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति को उत्तम रूप से पूर्ण करेगा, ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं। देखिए हर एक पार्ट में 2-2 डॉट हैं, तो यहाँ पे भी 2 डॉट होने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। सी में एक ही डॉट है, डी में एक भी डॉट नहीं है, तो कौन सा सही जवाब है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, इसमें दोनों डॉट है। ठीक है, चलेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 अपने स्क्रीन पे गणित का सवाल है, बेहतरीन सवाल है, एवरेज का क्वेश्चन है। बोला इसमें कि 20 विद्यार्थियों का औसत भार 55 किलो है। ठीक है, अच्छी बात है। अब बोला कि यदि इसमें कक्षा शिक्षक का भार शामिल कर दिया जाए, यानी कि एक और जुड़ गया है जो कि क्लास टीचर है, तो इस औसत में कितने की वृद्धि होती है, 0.5 kg की वृद्धि होती है, यानी कि 21 लोगों में सबके औसत भार में कितने की वृद्धि हुई, आप कहेंगे 0.5 की। ठीक है, तो क्लास टीचर का वेट हमको बताना है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए पहले औसत कितना था, आप कहेंगे 55, और अब वृद्धि कितने की हुई है, तो आप कहेंगे 21.05 की हुई है। तो 55 पहले से था, 21 को 5 से गुणा करेंगे तो 105 आएगा, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 10 पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 65.5 जो है ये क्लास टीचर का वेट है। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक लग रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 अपने स्क्रीन पे
गणित का सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बोला है कि टोटल स्टूडेंट एक स्कूल में 1650 हैं, जिसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो रेशो है, अनुपात है, वो 6:5 है। ठीक है, तो मान लेते हैं टोटल बच्चे 6 + 5 11 हैं, और 11 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है, आप कहेंगे 1650 दिया गया है। इसको जरा काटते हैं, तो 11 के टेबल से एक बार में, 55 5 बार में और 0 बार में, यानी कि एक का मान कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 150 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बॉय है और गर्ल है, लड़के कितने हैं, तो आप कहेंगे 6 हैं। तो 15 को 6 से गुणा करेंगे तो 900। ठीक है, इसके अलावा 150 को 5 से गुणा करेंगे तो 750 आएगा। अब बोला गया है यहाँ पे कि अगर 124 नए लड़कों और कुछ नई लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है, तब अनुपात इतना हो जाता है। ठीक है, यानी कि लड़के आ गए हैं 124 आर, और लड़कियों में बोला गया है कि कुछ और जुड़ गई हैं, कितनी ऐड हुई हैं ये हमको नहीं पता। तो चलिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा लगभग 900 में 24 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4 2 और 10, 1024। ठीक है, इसके अलावा 1024 डिवाइड में 750 प्लस में x, और अब अनुपात कितना हो गया, आप कहेंगे 4:3 हो गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए 4 की टेबल से इसको काट देंगे तो 4 दूनी 8। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे 5 बार में 20 कटेगा और 6 बार में 24 कटेगा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 6 तिया 18, 5 तिया 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, इधर आ गया 750 प्लस में x। ठीक है, तो 50 में से 68 घटाएंगे तो 18 और बचा, यानी कि 18 नई लड़कियों का प्रवेश हुआ है। अब हमसे बोला गया है यहाँ पे कि लड़कियों और नए लड़कों का अनुपात ज्ञात करना है। तो नई लड़कियां कितनी हैं, आप कहेंगे 18 है, नए लड़के 124 थे, इसको काट लीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे 2 के टेबल से 9 बार में, और यहाँ 2 के टेबल से काटेंगे तो 62 बार में, यानी कि 9:62 इसका सही जवाब है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी धनराशि, ठीक है, गणित का सवाल है, कितनी धनराशि 4 वर्षों में 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20,400 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। सॉल्व करेंगे इसको हम लोग तो कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि जो धनराशि है वो x है। ठीक है, मान लेते हैं धनराशि x है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे PRT, और इसको भाग करेंगे हम लोग 100 से, जहाँ P का मतलब है मूलधन, R का मतलब है दर, और T का मतलब है समय। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट हो गया है 20,400, तो यहाँ पे ब्याज कितना होगा, आप कहेंगे कुल अमाउंट में से हम लोग मूलधन को घटा लेंगे। यहाँ फॉर्मूला लगाइए, मान लेते हैं मूलधन यहाँ पे x है, रेट है 9% और 4 साल का समय दिया गया है, भाग करेंगे इसको हम लोग 100 से। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। 4 की टेबल से हम लोग क्या करेंगे, 4 की टेबल से काटेंगे इसको, तो कितनी बार में कटेगा ये, ध्यान से देखिए यहाँ पे 4 की टेबल से 25 बार में कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे 25 को गुणा करेंगे हम लोग किससे, आप कहेंगे 20,400 से, तो इन दोनों के गुणा करने पे कितना आ रहा है, आप कहेंगे 5,10,000 आ रहा है। ठीक है, 5,10,000 माइनस x की गुणा करेंगे यहाँ पे हम लोग 25 से, तो आ गया 25x, इसके अलावा यहाँ पे 9x। ठीक है, अब 25 को उधर लेके जाएंगे तो कितना बचा, 25 प्लस में 9 कितना होता है, आप कहेंगे 34x, और 34x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे इतनी आ रही है। ठीक है, 4 0। अब देखिए 17 की टेबल से 2 बार में 34, और 17 की टेबल से 3 बार में 51, 4 गो 0 और बच रहा है। फिर काटेंगे 2 के टेबल से कितनी बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा, यानी कि 15,000 जो है वो इसका सही उत्तर है, 15,000 इसका मूलधन है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। हमारा ये जीएस का सवाल है, जिसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा गलत है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, अर्धपरागम्य झिल्ली में से होकर जाने वाली जल की गति उसमें घुले हुए पदार्थों की मात्रा से प्रभावित होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। झिल्ली कार्बनिक अणुओं जैसे कि प्रोटीन और लिपिड से बनी है, तो भाई ये बात भी बिल्कुल ठीक है। कार्बनिक विलायक में
घुलनशील अणु झिल्ली में से होकर आसानी से गुजर जाते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। पादपों में कोशिका झिल्ली में काइटिन शर्करा होती है, तो ये बात गलत है और यही इसका सही उत्तर है। कोशिका झिल्ली में क्या पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली में लिपिड और प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन पाया जाता है, ना कि काइटिन और शर्करा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। सही सेंटेंस कौन सा है वो हमसे पूछा गया है। लाइजोसोम में भरे हुए जो एंजाइम हैं वो RER, ठीक है, यानी कि रुक्ष रफ अंतर्द्रवी जलिका से बने होते हैं। तो यही जो सेंटेंस है वो करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं। यहाँ पे बोला गया है कि जो RER है, ठीक है, RER क्या बनाता है? तो प्रोटीन का निर्माण करता है, जबकि जो SER है यानी कि जो स्मूथ है, ठीक है, चिकनी है, वो क्या बनाती है? वो लिपिड बनाती है। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसमें से उत्पन्न ध्वनि का भेद किस अंतर के कारण किया जा सकता है? ऑप्शंस को देखेंगे। तारत्व, प्रबलता और ध्वनि गुणता। तारत्व और प्रबलता, केवल ध्वनि गुणता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही उत्तर है। 40 नंबर का सवाल देखेंगे। मीन्स विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। तो फ्यूज के विषय में कौन सा सेंटेंस सही है, ये हमसे पूछा गया है। तो मेन स्विच से या समानांतर यानी कि पैरेलल कनेक्ट होता है, गलत है। यह मुख्य रूप से रजत मिश्र धातु से बना होता है, तो भाई ये बात बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। चलेंगे 40 नंबर का सवाल देखेंगे यहाँ पे हम लोग, जिसमें हमसे बोला गया है, अच्छा एक सेकेंड, ये भी गलत है। इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, यानी कि 39 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, करेक्शन कर लीजिए इसमें। 40 नंबर का सवाल देखेंगे। जलीय पोटेशियम आयोडाइड तथा जलीय लेड नाइट्रेट के मध्य द्विविस्थापन अभिक्रिया में लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। इस प्रक्रिया को करते समय यदि लेड नाइट्रेट उपलब्ध ना हो तो किसको हम लोग इसकी जगह पे यूज कर सकते हैं? ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ए कहता है लेड सल्फेट, गलत है। लेड एसीटेट, यही सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग इसकी जगह पे प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। एक तत्व है, एलिमेंट है ए, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, मुलायम है और इसको चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, तो हमने बचपन से पढ़ा है सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। तो सोडियम का सिंबल होता है Na, तो Na जो है वो इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी। आगे हमें पढ़ना ही नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ सोडियम की परमाणु संख्या की, तो इसमें परमाणु संख्या 11 होती है। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 रीजनिंग का सवाल है। अगर स्टर्न को इस तरीके से लिखा जाता है तो वेग को कैसे लिखेंगे, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए पहले स्टर्न को देख लेते हैं कैसे लिखा गया है। स्टर्न को कैसे लिखा? सबसे पहले यहाँ पे N लिखा, उसके बाद R, उसके बाद T, उसके बाद E, उसके बाद S। ठीक है, यानी कि लास्ट वाले को सबसे पहले, उसके बाद दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर को हमने फोर्थ नंबर पे लिखा है, दूसरे को तीसरे पे लिखा है और जो सबसे पहले लिखा है उसको सबसे बाद में लिखा है। ऐसे ही हम लोग वेग को कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ई आएगा, तो इसमें चारों ऑप्शन ई से स्टार्ट होते हैं और अंत में वी जाएगा, है ना। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं है, केवल सी ऑप्शन ऐसा है जिसमें यहाँ पे अंत में वी आ रहा है। तो रीजनिंग के सवाल को कई बार मैंने आपसे बोला है कि आप बिना सॉल्व किए भी आंसर तक पहुंच जाते हैं। चलेंगे 43 नंबर का सवाल देखेंगे। ये भी रीजनिंग का सवाल है, आसान क्वेश्चन है। यहाँ हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको अगली संख्या निकालनी है। ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे कितना आ रहा है, 156। इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 134 आ रहा है। इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 112 आ रहा है। इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 90 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इन दोनों के बीच का कितना अंतर है, आप कहेंगे 22 है।
इन दोनों के बीच के अंतर कितने हैं, तो आप कहेंगे 22 है, यानी कि 22 का डिफरेंस आ रहा है। तो 90 में अगर हम लोग 22 जोड़ते हैं तो क्या आता है, आप कहेंगे 112 आएगा, यानी कि 112 इसमें अगर हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 529 में से हमको क्या करना है, अगली संख्या निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसमें हम लोग, तो कितना आ रहा है, अच्छा घटाना है हमको, ऐड नहीं करना है, ठीक है, 90 घटाना है। तो यहाँ पे 10 में से 2 गया 8, और यहाँ 8 में से 2 गया 6, ठीक है, यानी कि 68। 68 और जोड़ेंगे 529 में, तो 597 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, 597, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ये देखिए इसको घटाया जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 44 अपने स्क्रीन पे। बोला गया है इसमें कितने वर्ग हैं, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। एक एक करके हम सबको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए, ये 1, ये 2, ये बड़ा वाला 3, ये 4, ये बड़ा वाला 5, ये 6, ये 7 और ये बड़ा वाला 8। तो 8 तो हमारे ऐसे ही हो गए। अब और जोड़ते हैं हम लोग। ये देखिए, इसको देखिए ध्यान से, इसमें 1 2 3 4 है और ये खुद बड़ा वाला 5 है, तो 5 हमें यहाँ से मिल गए। इसी तरीके से 1 2 3 4 और ये खुद छोटा वाला जो है अंदर का बड़ा वाला, ये हमारा 5 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से इसको जोड़ेंगे, 1 2 3 4 और ये खुद छोटा वाला हमारे पास कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। अब देखिए बड़े वाले के अंदर भी एक और है, यानी कि इसको भी ऐड करेंगे तो हमारा एक और यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग इस बड़े वाले को जोड़ते हैं तो एक और मिल जा रहा है, तो इसको जरा जोड़ लीजिए। 5 + 5 + 15, इसके अलावा 16, 16 + 8 24, 24 प्लस में 1 जोड़ेंगे तो 25 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इस तरीके से रीजनिंग का सवाल ज़रूर से आ रहे हैं, तो आपको पेशेंस बना के इसको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रीजनिंग का सवाल है। बोला गया जैसे कैटरेक्ट संबंधित है आई से, कैटरेक्ट का मतलब क्या होता है, मोतियाबिंद होता है, और ये किस पे प्रभाव डालता है, ठीक है, ये प्रभाव डालता है आपकी आंखों पे। तो जैसे मोतियाबिंद संबंधित है आंखों से, वैसे जॉन्डिस किससे संबंधित है, ये हमसे पूछा गया है। तो जो हमारा जॉन्डिस है, इसका जो प्रभाव है वो किस पे पड़ता है, लिवर पे पड़ता है, लिवर को ये डैमेज करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प है। अगले सवाल की ओर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 46 अपने स्क्रीन पे। यहाँ पे बोला गया है कि इसमें से कौन से संबंधित हैं इस तरीके से, तो एक एक करके ऑप्शन वाइज हम लोग ट्राई करते हैं। पहले ऑप्शन वाई को देखेंगे, सॉरी ए को देखेंगे, तो वाई वी टी, ये जो वाई वी टी है ये किससे रिलेट करता है, वी एस क्यू से, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, वी और वाई में कितने का अंतर है, आप कहेंगे 3 का है। एस और वी में कितने का डिफरेंस है, आप कहेंगे 3 का है। क्यू और टी में कितने का अंतर है, आप कहेंगे 3 का है। तो यहाँ पे भी हम लोग इसी तरीके से एल आई जी को चेक कर लेते हैं। एल और ओ में कितने का अंतर है, आप कहेंगे 3 का है। आई और एल में कितने का अंतर है, आप कहेंगे 3 का है। और जी और जे में भी 3 का अंतर आ रहा है। यही यानी कि यही जो पैटर्न है वो सही जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलेंगे अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 47 अपने स्क्रीन पे। अच्छा सवाल है रीजनिंग का, इस तरीके से सवाल ज़रूर से पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एग्ज़ाम है जो कि सोमवार से शुरू होकर रविवार तक चलता है। अच्छी बात है, बना लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और अंत में आता है संडे। 7 दिन एग्ज़ाम है। बोला गया है कि जो एस की परीक्षा है वो गुरुवार को है, यानी कि थर्सडे को है, और टी की परीक्षा शनिवार को है। तो अच्छी बात है भाई। बोला गया है कि एफ की परीक्षा यू से ठीक पहले है, यानी कि यू से ठीक पहले किसकी परीक्षा है, आप कहेंगे एफ की। सी की परीक्षा ई के बाद किसी एक दिन है, ठीक है। सी की जो परीक्षा है वो ई के बाद आया है। अब बोला गया डी की परीक्षा यू के ठीक बाद है, तो यू के ठीक बाद किसकी परीक्षा है, डी की। तो ये तीनों दिन जो है वो लगातार पेपर दे रहे हैं। सबसे पहले एफ देगा, उसके बाद यू देगा और उसके बाद डी देगा। अब बोला गया ई का पहले है और सी का बाद में, तो 2 जगह खाली रह गई हैं। तो नीचे सी को बिठा दीजिए और यहाँ पे ई को बिठा दीजिए। तो हमसे यही पूछा गया सप्ताह के आखिरी दिन किसकी परीक्षा है, आप कहेंगे सी की परीक्षा संडे को है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। एक शब्द दिया गया है, इसको हमको रीअरेंज करना है और इसमें से किसका ये मतलब बन रहा है उसका हमें चुनाव करना है।
इसको, ये जम्बल्ड वर्ड है, इसको अगर हम लोग अरेंज करें तो ये क्या बन रहा है, आप कहेंगे रिजीम बन रहा है। ठीक है, और रिजीम का मतलब क्या होता है, हम सभी जानते हैं, ये शब्द हमने सुना है, इतिहास में ही सुना है। रिजीम का मतलब होता है शासन। ठीक है, रिजीम का मतलब क्या है, शासन करना, यानी कि रूल करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। बहुत आसान सवाल था, बस आपको वर्ड जो है वो क्विक करना चाहिए। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। इस वेन डायग्राम में कौन सी संख्या फलों और फूलों को दर्शाती है लेकिन सब्जियों को नहीं, यानी कि जो इन दोनों में आता है लेकिन सब्जी में नहीं आता। तो ये देखिए, ये फल है और ये फूल है, इन दोनों को दिखाने वाले कौन सा हमारा आ रहा है, आप कहेंगे 5 है, जो कि दोनों को दिखा रहा है लेकिन सब्जी वाले सर्कल में नहीं आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। और आज की अंतिम सवाल को देखेंगे। गणित का सवाल है, ध्यान से देखेंगे इसको हम लोग। ए और बी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी इसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी प्लस ए इसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। तो अगर तीनों लोग मिलके काम कर रहे हैं तो कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा, ये हमसे पूछा गया है। सबसे पहले तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तो तीनों का एलसीएम हम सभी जानते हैं 80 होगा। अगर ए बी किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं तो इसकी क्षमता कितनी होगी, 5 को भाग करिए 80 से, 16 आ जाएगा। बी प्लस सी अगर किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं तो क्षमता कितनी होगी, 10 होगी। और सी प्लस ए किसी काम को अगर 16 दिन में कर रहे हैं तो इसकी क्षमता 5 होगी। ठीक है, तो तीनों मिल के किसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे ये हमसे पूछा गया है। 80 काम है जिसमें 16 प्लस 10 26 और 5 31। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से 2 से भाग करेंगे, क्योंकि ए 2 बार काम कर रहा है, बी 2 बार हमने जोड़ दिया है और सी को भी 2 बार जोड़ दिया। तो ये जो 2 है हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी कि 160/31 आएगा। अब ये कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे 5 सही 5/31, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, इसी के साथ आज के टॉप इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस यहीं कंप्लीट होते हैं। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए, तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।